हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोग अच्छे से कवर किए, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग अच्छा से पार्ट 2 को समझेंगे, जिसमें कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स बच गए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ में इंडिया और इंडिया के साथ साथ जो इंडियन इंटरप्रेनर्स थे, इंडस्ट्रीज थे, उनका क्या रोल रहा। अभी के पॉइंट में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। Rakatba Education app. Download the app now. जो पॉइंट है आपका, फैक्ट्रीज कम अप। फैक्ट्री कब आई इंडिया में और कौन कौन सी फैक्ट्री आई और उन फैक्ट्री का इम्पैक्ट क्या रहा और किस किस रीजन में वो फैक्ट्री अपना प्रभाव डाला और कहाँ कहाँ सेटअप हुई, कब कब सेटअप हुई, इस पॉइंट में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट कॉटन मिल थी, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे सेटअप हुआ। फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में सेटअप हुआ। अब प्लेस की बात करेंगे तो बॉम्बे। ठीक है, अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो क्या लिखना है आपको, बॉम्बे। ठीक है, क्योंकि मुंबई उस टाइम नहीं नाम था इसका, बॉम्बे नाम था। और कब, 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुई और बॉम्बे को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, बट इसके जो प्रोडक्शन थे वो प्रोडक्शन कितने 2 साल बाद स्टार्ट हुआ। बट फर्स्ट इसको कब सेटअप कर दिया गया था, 1854 में। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल, द फर्स्ट बीइंग सेट अप इन 1855। जूट मिल कब, तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग रिकॉल करने के लिए। 1855 में जूट मिल कहाँ सेटअप है, हुगली रिवर के किनारे, जो 70 टू 80 किलोमीटर लेंथ है और 4 टू 5 किलोमीटर विड्थ वाले रीजन में फर्स्ट टाइम रिसड़ा में सेटअप किया गया। किस चीज को, जूट मिल को। And another 17 years later in 1862 in North India, the Ilgin mill was started in Kanpur. कानपुर में इल्गिन मिल स्टार्ट हुआ जो कॉटन क्लोथ्स के प्रोडक्शन के लिए जाना गया। ठीक है, और फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेटअप, बोला कि बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ द मद्रास बीइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ रीजन की बात हुई, बॉम्बे की बात की है, अहमदाबाद की बात की है, कानपुर की बात की है, मद्रास की बात की है। तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिल सेटअप हुई। और अगर 1 मार्क क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है कि वीविंग मिल जो है मद्रास में स्टार्ट हुई कब, 1850 1874 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए वो कौन से पहले इंडस्ट्रीज थे जो 6 ज्वाइंट वेंचर्स स्टार्ट किए, बट उनकी जो 6 ज्वाइंट वेंचर्स थे वो फेल हो गए थे। तो द्वारका नाथ टैगोर थे। ए स्टार्टिंग के कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज में से एक रहेंगे। But in Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune to the China trade before he turned to the industrial investment. दूसरी बात, एक तो ब्रिटिशर्स इंडियन मर्चेंट्स को या इंडियन ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा पावर नहीं देते थे कि आप बहुत ज्यादा पावर लेकर के आप अपने ट्रेड को फुलराइज कर ले। इस सेंस में जो इंडियन मर्चेंट्स थे या उस समय के जो इंडस्ट्रीज थे, वो किसके साथ ट्रेड करके इनकम जनरेट किए, वो चाइना के साथ ट्रेड करके इनकम जनरेट किए। चाइना के साथ किस चीज का ट्रेड करते थे, चाइना के साथ ओपीएम का ट्रेड करते थे। साथ ही साथ जो कोर्स कॉटन, बेकार क्वालिटी का कॉटन, ब्रिटिशर्स का छोड़ा हुआ कॉटन जो बच जाता था, उस रॉ मटेरियल्स को चाइना भेज देते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स से छुप करके वो क्या किए, ब्रिटिशर्स से छुप करके वो चाइना के साथ ट्रेड किए और उस ट्रेड में वो ह्यूज बेनिफिट गेन किए। और उसी बेनिफिट से वो क्या करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। तो अगर टैगोर की बात करेंगे, जे आर डी टाटा की बात करेंगे, तो ये लोग उसी टाइप से इन्होंने अपनी इनकम को जनरेट किया था। ठीक है, बोला कि इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज fortunes to in the China trade before he turned to the industrial investment. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से पहले चाइना के साथ ट्रेड करके उन्होंने इनकम जनरेट किया। सेटिंग अप 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, पहले भी हम लोग जिक्र किए हैं कि कितने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया, 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया। लेकिन ये कंपनी 1830 से 1840 के बीच में क्या हुई, श्रैंक, डूब गई। टैगोर इंटरप्राइजेस रैंक along with those of other, बोला कि इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ द 1840s। 1840s में वाइडर बिजनेस क्राइसिस हुआ और उस बिजनेस क्राइसिस में टैगोर और इनसे रिलेटेड जो कंपनीज थे, इन्होंने जिस 6 ज्वाइंट से स्टॉक कंपनीज को स्टार्ट किया था वो डूब गए। उसका इकोनॉमिक डिप्रेशन का इस पे इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन बॉम्बे, बोला कि पार्टी लाइक दिनसेओ पेटिट एंड जमशेदजी नेसरुवन जी टाटा हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया। देखिए, जमशेद जी नेसरुद्दीन जो टाटा थे और इसके अलावा पारसी थे दिनसो पेटिट, इन्हों ये क्या थे, ये लोग वेस्टर्न घाट्स में रहने वाले लोग थे, पूरी तरह से ट्रेडर थे। और एक किस चीज के लिए जाने जाएंगे,
ए जाने जाएंगे टिस्को के लिए। और यहाँ पर देखिए एक चीज आप माइंड में रखिएगा, टिस्को का फुल फॉर्म आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, या कंपनी भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसको कब सेटअप किया गया? 1907 में। इसको सेटअप किया गया था 1907 में। ठीक है, और ये प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ये स्टार्ट किया 1912 में। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, इससे रिलेटेड जो भी चीजें। और ये भी कहाँ से अपना इनकम जनरेट किए थे? चाइना ट्रेड से, एंड पार्शियली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड। और रॉ कॉटन का शिपमेंट किए थे इंग्लैंड से। ठीक है, इनके अलावा एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था सेठ हुकुमचंद, हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917। एक जूट मिल सेटअप हुआ था 1855 में, लेकिन ये जूट मिल जो था वो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था। जबकि अगर हम सेठ हुकुमचंद की बात करते हैं तो वो 1917 में वो इंडियंस थे जिन्होंने कलकत्ता में जूट मिल को सेटअप किया। इनके भी इनकम का सोर्सेज क्या था? ट्रेडेड विद चाइना। किस चीज का ट्रेड करते थे? कोर्स कॉटन का और साथ ही साथ ओपियम का। इस पॉइंट में हम लोग देख लिए कि स्टार्टिंग की कौन सी इंडस्ट्रीज थी, कौन कौन से पर्सन थे जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके इनकम जनरेट किया। They were barred from the trading with Europe in manufactured goods and had to export mostly raw materials and food grains। देखिए मैन्युफैक्चर गुड्स तो एक्सपोर्ट करते नहीं थे, ये क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स करते थे और साथ ही साथ फूड ग्रेन्स करते थे। रॉ कॉटन, ओपियम, व्हीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? रॉ मटेरियल्स की। कौन से रॉ मटेरियल्स की? तो एक तो रॉ कॉटन चाहिए उनको, किस चीज के लिए? मैनचेस्टर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ कॉटन वो वहां से लेंगे। ओपियम काफी नशा ये सब के लिए यूज किया जाता था। व्हीट एंड इंडिगो, व्हीट खाने के लिए और इंडिगो किस चीज के लिए? जो क्लोथ्स बनते थे उनको डाई करने के लिए। रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश की मोस्ट रिक्वायर्ड आइटम्स थे और इसी की एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। Whereas in the First World War, European managing agencies in in fact control a large sector of Indian industries। कुछ मैनेजिंग एजेंसीज थी और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन से 3% थे जिनकी मैनेजिंग एजेंसी थी और जो इन्वेस्टमेंट करते थे, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे उस समय के। बोला कि 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस आर द बर्ड हैगलर्स। एक थे बर्ड हैगलर्स, बार बार ऑफलाइन क्लास में क्विज में पूछा गया एक क्वेश्चन है, बर्ड हैगलर्स थे। ठीक है, बर्ड हैगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूले एंड बोला कि जार्डिन स्किनर। सेकंड जो है वो एंड्रयू यूले है और थर्ड जो है जार्डिन स्किनर। तो बर्ड हेगलर, एंड्रयू यूले और जार्डिन स्किनर, ये तीन लोग हैं जिन्होंने जो एक बड़े इन्वेस्टर माने जाएंगे। दिस एजेंसी मोबिलाइज कैपिटल, सेटअप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज। ये क्या किए? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सेटअप किए और उसको मैनेज करते थे। In 1901, there were 5,84,000 workers in Indian factories। 1901 यानी स्टार्टिंग के 20th सेंचुरी का डेटा दे रहा है कि 5,84,000 वर्कर्स थे। लेकिन अगर 1946 की बात करते हैं तो 24,36,000 क्या हो गया? 24,36,000 वर्कर्स हो गए। तो इसके कंपेयर में काफी ज्यादा बढ़ गए। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो वर्कर्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ठीक है, बोला कि ओवर 50% ऑफ वर्कर्स, इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि जो वर्कर्स थे वो इंडस्ट्रीज के पास कहाँ से आते थे? तो पीजेंट्स के जो विलेज होते थे आसपास में, या जो भी आसपास के विलेज होते थे जहाँ पे ऑक्यूपेशन कोई सोर्सेस नहीं था, एम्प्लॉयमेंट के कोई सोर्सेस नहीं था, लेबर वहीं से लाए जाते थे। ठीक है, over 50% of workers in Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring district of रत्नागिरी। रत्नागिरी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट था बॉम्बे का। ठीक है, और रत्नागिरी क्या है? आयरन और माइन के लिए जाना जाता है, गोवा एंड रत्नागिरी बेल्ट। तो रत्नागिरी को आयरन और के लिए जाना जाता है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। while the mills of कानपुर got most of their textile hands from the village within the district of कानपुर। जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विलेज थे वहां से रॉ मटेरियल्स गेन करते थे कानपुर वाले। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो वर्कर्स होते थे वो क्या होते थे? आसपास के विलेज से ही होते थे। और एक चीज और, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक एक छत के नीचे हम सारा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए चैनल्स होते हैं, लंबे चैनल जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्शंस में क्या होते हैं? लोकल लोगों की भागीदारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड सिटी रिटर्निंग टू देयर होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। एक चीज और, जो वर्कर्स हायर किए जाते थे पर्टिकुलर टाइम के लिए,
और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी था कि हार्वेस्ट सीजन में या सीजनल हार्वेस्ट सीजन में या कोई फेस्टिवल है तो आसानी से वो अपने घर जा सकते थे। एग्जाम्पल के जम्मू कश्मीर का लेबर अगर तमिलनाडु में काम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जाना घर आसान नहीं होगा। तो आसपास अगर विलेज रहेंगे, आसपास के वर्कर्स रहेंगे तो घर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने जॉब को भी देख सकते थे। और जो कंपनी के ऑनर होते थे जनरली उन्हीं लोग को हायर करते थे जिनका आसपास घर रहता था नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट वालों। ठीक है। मतलब गेटिंग जॉब्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट। जॉब गेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। ठीक है। यह देख लीजिए एक चीज यहाँ पर, मतलब कि गेटिंग जॉब्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट, जॉब गेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो जॉब देता कौन था? जॉब जॉबर लोग देते थे। और ये जॉबर होते कौन थे? जॉबर जो थे वो इंडस्ट्रिस्ट के विश्वास पात्र होते थे या पुराने नौकर होते थे। स्टार्टिंग में जॉबर जो थे अपनी जान पहचान वाले को जॉब बिना किसी अमाउंट का वो देते थे, लेकिन आगे चल करके जॉबर्स जो है, जो जॉब प्रोवाइड करते थे, ये बहुत ज्यादा अमाउंट लेने लगे, गिफ्ट लेने लगे ताकि ये आपको जॉब दिला सके फैक्ट्री में। एक बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफिकल्ट, जॉब गेन करना हमेशा से डिफिकल्ट है। इवन व्हेन, अभी भी डिफिकल्ट है भाई, इवन व्हेन मिल मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज, जब बहुत सारे मिल सेटअप हो। 1901 में मात्र 5,84,000 थे वर्कर्स, जबकि अगर हम बात करते हैं यही 1946 की, तो प्रीवियस पेज पे हम लोग पढ़े हैं 24,32,000 के आसपास थे। तो जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप होगा तो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। The mill was also restricted. Industrialists usually employed a jobber to get new recruits. Industrialists किनको employed करते थे? जॉबर्स को। जॉबर्स का मतलब इंडस्ट्रीज का विश्वास पात्र आदमी जो क्या करता था? वर्कर्स को हायर करता था। The jobbers therefore became a person with some authority and power. और जॉबर्स को, ऐसा नहीं कि जॉबर्स को कोई आया और दो थप्पड़ मार के चला गया, इसके पास कुछ ऑथोरिटी रहती थी, सम ऑथोरिटी एंड पावर। ठीक है। He began demanding money and gift for his behavior and controlling the lives of workers. स्टार्टिंग स्टेज में सब चीज सही रहता है, लेकिन बाद में चल करके ये मनी की डिमांड करने लगते हैं और वर्कर्स के लाइफ को कंट्रोल करते हैं। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम। इसी और इसके बाद क्या होता है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनकी संख्या बढ़ जाती है तो जॉबर्स को ज्यादा घूस दे करके, ज्यादा वो अमाउंट दे करके जॉब गेन कर लेते थे। तो इस तरह से किसको फायदा था इस पूरे प्रोसेस में? जॉबर लोगों को फायदा था। द पिकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ, उसके क्या लिमिटेशंस थे। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया वेयर इंस्टीड सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, बोला कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज जो थी ब्रिटेन की, वो कुछ सर्टेन काइंड्स के प्रोडक्ट बनाती थी। दे एस्टेब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन। बहुत सारे इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या किए, अपना वहां का वर्क छोड़ करके इंडिया में आकर के लैंड ले लिए गवर्नमेंट से, और उस लैंड को लेकर के उस पे कॉफी टी ये सब का एग्रीकल्चर करने लगे। इससे हुआ क्या, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। They avoid competing with Manchester goods in the Indian market since yarn was not an important part of British import into India। बोला कि yarn जो था वो important part नहीं था। The early cotton mills in the, बोला कि प्राउड कोर्स कॉटन यार्न थ्रेड रेदर देन फैब्रिक। और यहाँ पर कोर्स कॉटन यार्न बस मिलता था, ऐसा नहीं कि फैब्रिक पूरी तरह से उनको बुन करके दिया जाता था। ठीक है। और अभी फ्रॉम 1996 moreover the export of Indian yarn to China declined since produce of Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market। देखिए 1996 के बाद थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना यहाँ से चीजों को चाइना और जापान में हार्ड हो गया, क्योंकि चाइना और जापान खुद कॉटन का प्रोडक्शन करने लगा और वहां पर भी चाइनीज जापानीज भी अच्छा वर्क कर रही थी। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912। लेकिन एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया के हैंडमेड जो क्लोथ्स थे उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में कभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि इंडिया में हाईली स्किल्ड वीवर्स थे और साथ ही साथ कॉटन की क्वालिटी भी अच्छी होती थी। इट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में गुड्स प्रोवाइड करती थी, इसका पूरा कंसंट्रेशन अपने यहाँ के जो सोल्जर थे उनके वर्क प्रोडक्ट बनाने में लग जाएगा। जैसे बैग हो गया, बूट हो गया, उनके लिए ड्रेस हो गया, जिसके चलते इंडियन मार्केट खाली पड़ गया।
और उस इंडियन मार्केट में इंडियन इंडस्ट्रीज ने काफी मेहनत करके वर्क करके वहां पर कंट्रोल किया। But yet till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation. ये जो war था एक नया situation create कर दिया। But with British mill busy with war production to meet the needs of army, Manchester import into India decline. जो मैनचेस्टर से इंपोर्ट होता था चीजें यानी कि इंडिया में लाया जाता था उसको बेचते थे जो लो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके बीच में वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि मैनचेस्टर का कंसंट्रेशन अपने यहाँ के सोल्जर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में था। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। उस समय कुछ इंडस्ट्रीज जो थे वो अपना इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे और इंडस्ट्रीज सेटअप करके मल्टीपल शिफ्ट में काम करके गुड्स के प्राइस को कम करके मार्केट पे कंट्रोल कर लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश वापस इंडिया लौट के आएंगे तो वहां पर वो पुराना कंट्रोल नहीं रीगेन कर पाएंगे। इस बात से वो चिढ़ करके रॉलेट एक्ट जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे जो पूरी तरह से क्या था जस्टिफाई नहीं करता था जुडिशियल नहीं था अनजुडिशियल सिस्टम्स था। द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। वॉर के बाद मैनचेस्टर इंडिया के मार्केट में अपना पुराना पोजीशन जो था उसको नहीं गेन कर पाया। कारण क्या था? क्योंकि उस समय इंडियन इंडस्ट्री सब कंट्रोल कर लिए थे। स्वदेशी मूवमेंट था जिसमें हम ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर रहे थे, बॉनिफायर्स में जला दे रहे थे और अपने कंट्री के गुड्स का यूज कर रहे थे। Unable to modernize and compete with the US, Germany and Japan, the economy of Britain crumbled after the war. देखिए कुछ ऐसे कंट्री थे जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डेवलप हो रहे थे ब्रिटेन के कंपेयर में। वो कंट्री थे यूएस, जर्मनी और जापान। तो ये चीज बड़ा इशू क्रिएट कर रहा था। ठीक है। और वो मोनोपोली नहीं रह पाया वर्ल्ड मार्केट में किसका? इंग्लैंड का। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ्स पूरा कि ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लोथ्स का ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली ड्रामेटिकली गिर गया। विदिन द colonies local industries gradually consolidate their position बोला कि सब फॉरेन मैन्युफैक्चर एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। एक क्या कर लिए? फॉरेन मैन्युफैक्चर को एबॉलिश कर दिए। एबॉलिश करके इंडियन मार्केट पे ये लोग क्या कर लिए? कंट्रोल कर लिए। कौन? इंडियन इंडस्ट्रीज। नाम जीटी बिरला, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने क्या किया? इंडियन मार्केट पे कंट्रोल। Turkey industries predominated while factory industries grew steadily after the war. Industries formed only a small segment of economy. Most of them, about 67% in 1911, were located in Bengal and Bombay. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे, लेकिन इसका सेंट्रलाइजेशन था। चाहे हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट भी या तो बॉम्बे में होता था नहीं तो बंगाल में होता था। ये मेन सेंटर पॉइंट था। उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो या तो बॉम्बे में था नहीं तो कोलकाता में था। एग्जांपल के लिए फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन 1854 इन बॉम्बे एंड फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन कलकत्ता 1855। सेंट्रलाइजेशन का हुआ या तो बॉम्बे नहीं तो कोलकाता में। बल्कि फ्लाई शटल जो थे एक तरह का डिवाइस था जिसने यार्न के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा स्पीड लाया, जिससे और भी ज्यादा हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। It is a mechanical device used for weaving moved by means of ropes and boragi pulleys. It places the horizontal threads called the weft into the boragi vertical threads called the wrap. Horizontal thread को weft बोलते थे और vertical thread को wrap बोलते थे। ठीक है। बोल रहा है कि certain groups of weavers were in a better position than others to survive the competition with mill industries. कुछ जो वीवर्स थे वो अच्छे पोजीशन में थे, वो मिल इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन कर रहे थे। Amongst weavers some produce coarse cloth while others wove finer varieties. कुछ जो थे वो कोर्स क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ जो थे फाइनर वेराइटीज गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन एक चीज और, मिल जो थी वो पूरी तरह से उन इंडस्ट्रीज को नहीं हटा पाई जो इंडस्ट्रीज अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे। जैसे कि हम साड़ी की बात करेंगे, स्पेशल लुंगीज की बात करेंगे, हैंकरचीफ की बात करेंगे मद्रास में, तो ये वहां के स्किल्ड वीवर्स ही बना सकते थे। और इसलिए उन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को रिप्लेस नहीं कर पाई बड़ी इंडस्ट्रीज।
क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो वो वही देते थे। Whereas weavers and other craft person who continued to expand production through the century did not necessarily prosper. अब वीवर्स और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो सेंचुरी 100 साल से भी ज्यादा से क्या कर रहे थे, अलग अलग गुड्स का प्रोडक्शन बना रहे थे, कर रहे थे। उनकी एक अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग थी गुड्स के प्रोडक्शन को लेकर के, उनकी एक अलग स्किल थी जिसको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। But okay, very often the entire household, including all the women and children, had to work various stages of production process. जितने भी मेल मेंबर हो गए, फीमेल हो गई, वर्क प्रोडक्शन में लगे रहते थे। जैसे कोई पुअर फैमिली है तो उसकी पूरी फैमिली अनाज उगाने में लगी रहती है, सेम उसी तरह से जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल होता था, उसमें फैमिली मेंबर वाले ही एज अ वर्कर काम करते हैं। But they were not simply remains at the pastime. In the age of factories, their life and labor was integral to the process of industrialization. A life or life and labor was integral to the process of industrialization. Industrialization वाले प्रोसेस में कहीं ना कहीं वर्कर्स की लाइफ जो है अफेक्ट हुआ। और दूसरा केस अगर देखेंगे तो वर्कर्स की लाइफ अपलिफ्टमेंट भी हुआ, क्योंकि उनको प्रॉपर वेजेस मिला इस तरह। On way in which new consumer are created is through advertisement. As you know, advertisement make product appear desirable and necessary. देखिए एडवर्टीजमेंट किया जाता था, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को डिजराइबल बताते थे, हम अपनी प्रोडक्ट की नेसेसिटी लोगों को बताते थे। जैसे कंप्लान का या हॉर्लिक्स का एड चलता है, ऐसा दिखाया जाता है कि अगर इस चीज को बच्चा नहीं पिए तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बताने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उसके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। ये लोगों के माइंड को शेप कर रहा था और नए नए नीड्स यहाँ पर शो कर रहा था। That from the very beginning of industrial age, advertisement have played a part in expanding the market for product and shaping a new consumer culture. नया कंज्यूमर कल्चर सेटअप कर रहा था, इसके साथ साथ एक्सपेंड कर रहा था मार्केट के प्रोडक्ट को, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अलग अलग गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक। When Manchester Industries began selling, और मैनचेस्टर से बनने वाले क्लोथ्स क्या होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, क्वांटिटी ज्यादा होती थी, लेकिन मैनचेस्टर से बने हुए क्लोथ्स को एक ब्रांड समझा जाता था। अगर वो क्लोथ्स इंडिया में आकर के बिकता था तो उसके साथ मेड इन मैनचेस्टर का टैग लगा रहता था। और मेड इन मैनचेस्टर जो था वो इस चीज को डिस्क्राइब करता था कि ये बढ़िया क्लोथ्स है। जैसे कोई भी ब्रांडेड क्लोथ्स को बात कीजिएगा, उसका टैग लगना ही क्या माना जाता है कि अच्छा क्लोथ है, तो इस तरह से मेड इन मैनचेस्टर का टैग लग करके आता था। Labels did not only carry words and text, but they also carried image and were more beautifully illustrated. If we look at these old labels, we can have some ideas of the manufacturers. कुछ ideas manufacturers के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है। What are images of Indian god and goddess regularly appeared on these labels? अलग अलग जो लेवल्स होते थे उनमें इंडियन गॉड और गॉडेस का इमेज लग, जैसे रिप वाटर जो था छोटे बच्चों को दिया जाता था, उसमें भगवान कृष्ण का इमेज लगा हुआ था। It was as the association with gods, but he gave divine approval to the goods being sold. जैसे भगवान का पिक्चर लगाने का मतलब कि डिवाइन अप्रूवल दिया जा रहा है कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा ही होगा। The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacturer from the foreign land appear somewhat familiar to the Indian people. देखिए मैनचेस्टर गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, इंग्लैंड हुआ, लेकिन अगर हम इंडियन गॉडेस का पिक्चर लगा देंगे उसके बैग पे या उसके पैकेजिंग पे तो लोगों का ट्रस्ट बनेगा, विश्वास बनेगा कि ये हमारे गॉड या हमारे रिलीजियस अथॉरिटीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेनर कंपनी होते हुए भी अगर इंडियन गॉडेस की इमेज को यूज करके वो एडवर्टीजमेंट करते थे तो ये बड़ा ही सपोर्टिव होता था उनके लिए। The late 19th century, manufacturers were printed calendars to popularize their products. Unlike newspaper and magazine, calendar were also used by the people. न्यूज़पेपर में कॉलम दिया जाता था, मैगजीन कैलेंडर से सबने या एक इमेज दिया हुआ है रेलवे स्टेशन के पास। हम लोग देखे हैं कि उसमें क्या कर रहा है कि वो अपने गुड्स को अभी भी कहीं रेलवे स्टेशन जाओगे देखोगे अलग अलग जो वेराइटी ऑफ गुड्स है, अलग अलग कंपनी के गुड्स का पोस्टर चिपका रहता है। तो इस मेथड को भी लोग यूज कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है। देवर बोला कि हंग
in tea shops in the poor people homes just much as the offices and middle class apartments. देखिए ऑफिसेज मिडिल क्लास अपार्टमेंट हर जगह पे इस चीज का डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। न्यूज़पेपर मैगजीन कैलेंडर्स इस सारी जगहों पे क्या किया जा रहा था, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा था, ठीक है। The image of good working gods, figure of important personages of emperor and nawabs, adorned advertisement and calendars. एम्पेरर और नवाब जैसे महाराजा रणजीत सिंह का भी फोटो डाला गया है इसमें। तो उससे क्या होता था कि वो और कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्टेड रहते थे, और ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन से रिलेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, मतलब कि प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के ऐसा हम एश्योर कर रहे हैं कंज्यूमर के माइंड में। when the product was being used by kings or producers under royal command, प्रोडक्ट को यूज करते थे कौन, किंग्स और उनके साथ साथ रॉयल कमांड यानी रॉयल फैमिली मेंबर वाले। When Indian manufacturer advertises the nationalist message was clear, but he care for the nation, then buy products the Indian produce advertisement vehicles of the nationalist message of the स्वदेशी। किस चीज के मैसेज को प्रमोट करते थे, स्वदेशी वाले मैसेज को। और स्वदेशी वाले मैसेज, स्वदेशी जो था 1906 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद इसका ऐसा रोल रहा कि इसने ब्रिटिश की जो कंपनी थी उसकी कमर तोड़ दी, खत्म कर दिया उस कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खत्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब उसने मार्केट में रिकैप्चर नहीं कर पाए थे, और उस समय इंडियन इंडस्ट्रीज काफी प्रोमिनेंटली अपना काम कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर दिए हैं। इसके रिगार्डिंग जो कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। और अभी बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, और तो आप टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्कशन वाला ग्रुप है, और वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ऑफलाइन क्लास में इस चीज़ को हम कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में बच्चों, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है तो बच्चों से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़े हुए तो ऑनलाइन आप अवेलेबल है आपके लिए सारी फैसिलिटी, आप वहां पर हमारे साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और जल्द ही हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी लाने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर का क्विज चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, या इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ऐप हमारा, आर कोड बार एजुकेशन के नाम, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जो है इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला। इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला में हम लोग एसएसटी का जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट है 10 तक अभी रिक्वायर्ड है, वो सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ 11 12 भी। तो 12 तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ जुड़ करके रहना है। और भी डिफरेंट इश्यूज पे अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में हम लोग हर बार ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट करें, अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी स्टडी को बेहतरीन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।